हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज है आपका केमिस्ट्री का पार्ट 6। जैसा कि गाइस आपको पता है सारी अपने फिजिक्स भी चल रहा है, केमिस्ट्री भी और बायो भी। आज केमिस्ट्री का कौन सा है? पार्ट 6। चलो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो देखते हैं गाइस, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाओ सारे लोग फटाफट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो, जिस पे भी मैंने स्टार मार्क किया ना, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समझ लो, कम से कम नहीं तो 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है आपका एग्जाम में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोलता है। 90 किलोग्राम पानी से प्राप्त की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है 30 किलोग्राम, 90 किलोग्राम, 45 किलोग्राम या फिर 80 किलोग्राम। देखो, क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा हुआ क्वेश्चन नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आपके थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा इसका। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है और ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो कैसे निकालेंगे। H2O जो होता है आपका, किसमें? पानी से पूछा है ना, तो H2O का अणुभार कितना हो जाएगा? H का कितना हो गया? 1 और कितने? 2 हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी हो गई? 16। तो कितना हो गया H2O का अणुभार? 18 हो गया, ठीक है। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं, समझ लेना। H का देखो कितना हो गया? 1 हो गया और 2 हैं, प्लस 16 ऑक्सीजन का हो गया। H2O का ये चल रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया अणुभार? 18 अणुभार हो गया। और फिर उसके बाद पूछा क्या है? 90 किलोग्राम पानी में, मतलब कि आपका 16 ग्राम। इसमें क्या पूछा? ऑक्सीजन की मात्रा पूछी है। तो 18 किलोग्राम पानी में ऑक्सीजन की मात्रा 16 किलोग्राम है। मतलब 18 किलोग्राम पानी में ऑक्सीजन की मात्रा 16 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? 1 किलोग्राम पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 16/18, ठीक है। 1 किलोग्राम ऑक्सीजन की मात्रा पानी में कितनी हो जाएगी? टोटल 18 है, मतलब जल की ऑक्सीजन कितनी है? 16। अब पूछ लिया क्या क्या? 90 किलोग्राम पानी, तो गुणा कर देंगे 90 की, ठीक है। 18 पंजे 90 और 16 पंजे 80। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 80 किलोग्राम। आया समझ में गाइज? नहीं? चलो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आप देखो, कॉपी और पेन लेके बैठा करो, जब मैं बताऊँगा तो आप लिख लो, फिर आराम से समझ में आएगा आंसर। देखो, H2O का अणुभार निकाला मैंने, बता दिया कैसे। तो 18 किलोग्राम आ गया। अब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा पानी में कितनी हो जाएगी? आपका 16 है, लेकिन 1 किलोग्राम में अगर पूछा जाए तो आपका 16/18 हो जाएगा। पूछा कितना है? 90 किलोग्राम, तो गुणा कर देंगे, गुणा 90 की। तो 18 पंजे 90 और 16 पंजे 80। तो 90 किलोग्राम पानी में प्राप्त की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा आपकी 80 किलोग्राम है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसे नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं गाइज। निम्नलिखित प्रतिदर्शों में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? 1 ग्राम H2O में, 1 ग्राम ब्यूटेन में, या 1 ग्राम नाइट्रोजन में, या फिर 1 ग्राम N2 में, नाइट्रोजन में। परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1 ग्राम रजत। सिल्वर में कितनी होगी आपकी? होगी ये 47, सबसे अधिक 47 होगी। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। आप बस क्या है, प्रैक्टिस करते रहो कंटिन्यू, आपका सिलेक्शन होगा। बस अपने आप पे कभी हिम्मत मत तोड़ा करो। जब हिम्मत तोड़ोगे तभी आपको दिक्कत होगी, तभी आप पीछे जाओगे। जब तक आपकी हिम्मत है ना, तब तक आपको मतलब कुछ नहीं होने वाला। आप समझ लो बहुत आगे जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, देखते हैं। क्या बोलता है? निम्न में से कौन सा विन्यास एक उत्कृष्ट गैस को निरूपित करता है? मतलब कि नोबेल गैस, जो निष्क्रिय गैस होती है, उसको कौन सा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपका मतलब निरूपित करता है? अब देखो, पहले जोड़ो और फिर उसके बाद बताओ। देखो, ऊपर वाला 1s2 2s2 2p6 3s2, तो 2 6 8 2 10 2 12। 12 तो कोई नोबेल गैस में है नहीं। 9 1 10 2 12, 12 2 14 भी नहीं है।
ये वाला देख लेते हैं, 2 6 8 2 10 6 16 2 18 2 20, 20 भी कोई आपका नोबेल गैस में नहीं है, लेकिन 6 2 8 2 10 6 2 8 और 2 10, 10 आपका किसका हो गया, उसका हो गया नियोन का, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब उत्कृष्ट गैसों की बात आ गई तो उसके बारे में थोड़ा सा उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो आपको पता ही है कि उत्कृष्ट गैस नोबेल गैस किस में आती है आपकी, ग्रुप 18 में। कितनी आती है, ग्रुप 18 में आती हैं। और इनका जो कौन कौन से इसमें होते हैं, हेनी अर्कर ने ऑक्सीजन बनाए, हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, और फिर आ गया जिनॉन, फिर लास्ट में आपका आ गया रेडॉन। ठीक है, हालांकि इससे नीचे भी होते हैं लेकिन वो काउंट नहीं, मतलब अपने जो है पढ़ने के लिए इतना सफिशेंट है। ठीक है, हेनी अर्कर ने ऑक्सीजन बनाए, हीलियम, नियोन और आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन और रेडॉन। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देता हूँ। हीलियम का 2, इसका नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जिनॉन का 54 और रेडॉन का 86। ठीक है गाइज, मैं देखो लिख नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो आप सुन सकते हो, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका बनाता है, तो ऑप्शन सी, 1s2 2s2 2p6। देखो ऐसे भी निकालते हैं, एक तो तरीका ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का जो आपका होता है, और दूसरा कौन सा होता है आपका 2 2 6, इस तरीके से भी निकलता है, ये भी होता है। लेकिन ये तरीका आज के टाइम में ज़्यादा सफिशिएंट है क्योंकि इससे जल्दी निकल जाता है, इसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अच्छा ये इधर से 4 हो गया, कोई नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है लिखने में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, वो 34 था, मतलब 1 से ही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। निम्न में से किस कक्षक की त्रिज्या हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोहर कक्षक के समान होती है। तो किस कक्षक की त्रिज्या हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोहर कक्षक के समान होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, B3+। बेरिलियम की जो कक्षक की त्रिज्या हाइड्रोजन परमाणु की क्या होती है, प्रथम बोहर कक्षक के समान होती है। देखो ये ऐसे ही समझ लो, अगर मैं इसके डिटेल बताऊंगा तो फिर बहुत थोड़ा सा अपर हो जाएगा। आज आपने अगर 30 में से 15 क्वेश्चन दे दिए तो मैं मानूंगा आपकी तैयारी अच्छी है साइंस में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, निम्न में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, गामा किरणें। भेदन क्षमता मतलब कैसे बोलते हैं, ये पेनिट्रेटिंग बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है एकदम, मतलब जैसे बोलते हैं बहुत तेज, मतलब कोई चीज़ चीर फाड़ करती हुई जाती हुई किरणें, उन्हें बोलते हैं भेदन क्षमता। ठीक है, गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, अल्फा किरणों की भेदन क्षमता सबसे कम होती है। क्यों, क्योंकि अल्फा किरणें भारी होती हैं और गामा किरणें हल्की होती हैं। पेनिट्रेटिंग समझ में आ गया, भेदन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोलता है, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है, यूरेनियम, रेडियम, भारी जल या फिर ड्यूटेरियम। ईंधन के रूप में पूछा है, ठीक है, मंदक के रूप में नहीं, मुझे पता था एक आध लोग का आंसर भी ड्यूटेरियम लगा दोगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यूरेनियम का। देखो नाभिकीय प्रक्रिया में यूरेनियम का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है और इन पर न्यूट्रॉन से प्रहार किया जाता है। न्यूट्रॉन जो होते हैं ना उससे प्रहार किया जाता है, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक की गति का कार्य करते हैं। वो ड्यूटेरियम जो होता है वो न्यूट्रॉन की गति को कम करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में होता है क्या क्या होता है, समान परमाणु संख्या और समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। देखो अब देखो कैसे इसे अंदाज़ा लगाएं, कैसे पढ़ेंगे अपने लोग क्वेश्चन। समान परमाणु संख्या, कभी ऐसा होता है कि किसी की समान परमाणु संख्या होती है, मतलब कि परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक किसी का बराबर होता है, नहीं, तो ये तो गलत हो गया। भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कभी किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान बनता है, ये भी नहीं, गलत हो गया।
तीसरा लास्ट देखते हैं, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कभी भी समान नहीं होते। तो इसका आपका आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑटोमेटिक ऑप्शन सी, भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, किसी भी तत्व के परमाणु में क्या होता है? भिन्न भिन्न परमाणु संख्या होती है, भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन वही बोलते हैं कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कोवैलेंट नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्न में कौन सा कण अस्थायी है? इलेक्ट्रॉन, कण, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन? कौन सा कण जो है वो अस्थायी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है आपका? अस्थायी कण है। इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की आपकी चैडविक ने 1930 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश 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 की संख्या है? नाभिक में न्यूट्रॉन, नाभिक में इलेक्ट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन या फिर नाभिक में उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नाभिक में प्रोटॉन। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे समझिए, परमाणु संख्या आपका वही एटॉमिक नंबर होता है और ये किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इसके बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? परमाणु में प्रोटॉन होते हैं नाभिक के भीतर, नाभिक के बाहर, कक्षक में या नाभिक और कक्षक दोनों में? तो इसका राइट आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए, नाभिक के भीतर होते हैं। आपका ये होता है केंद्रक, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसे क्या बोला जाता है? इसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। और बाहर जो होते हैं इसके क्या होते हैं? बाहर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। देखो, जो हर तत्व होता है ना, जैसे कुछ भी दुनिया में कोई भी तत्व है तो उसका जो मतलब बोलते हैं ना नेचर, वो ऐसा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश, धनावेश, ऋणावेश या फिर धनावेश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 यूनिट ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण होता है जिसका द्रव्यमान लगभग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, इसका मान जो होता है एकदम शून्य होता है, जिस पर इकाई जो होता है ऋणावेश रहता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो आपकी जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक प्रोटॉन ऊपर की ओर धारा का वहन करने वाला एक ऊर्ध्वाधर कंडक्टर की ओर क्षैतिजता गतिमान होता है। ये विक्षेपित होगा नीचे की ओर, बाईं ओर, दाईं ओर या फिर ऊपर की ओर। जैसे कि एक प्रोटॉन है आपका, कोई भी मान लो ये प्रोटॉन है आपका, धारा जो है वो ऊपर की ओर वहन करता है, लेकिन एक कंडक्टर जो होता है ना वो लगे होते हैं पंखे वगैरह में, उस तरीके से मान लो, तो ऊर्ध्वाधर जो है वो क्षैतिज की ओर गतिमान करता है। तो एक विक्षेपित किधर हो जाएगा? इधर, ये नीचे की ओर विक्षेपित हो जाएगा। आया समझ में? नहीं? देखो, इलेक्ट्रॉन में जो धारा है वो ऊपर की ओर बह रही है, लेकिन कोई कंडक्टर लगा है वो क्षैतिजता इधर की ओर गतिमान है, तो जो है विक्षेपित किधर हो जाएगा? किधर चला जाएगा प्रोटॉन? तो आपका नीचे की ओर चला जाएगा। जस्ट अ थ्योरी है, ये समझ लो। पता है, ये आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, इस बारे में जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बारे में साइंटिस्ट लेवल बहुत रिसर्च होती है। इसकी ज़बरदस्त जो होती है वो रिसर्च होती है। आप कभी भी लेबोरेटरी वगैरह जो होती है ना, उनमें जाओगे तो पता लगेगा आपको। ये हम लोग तो बस नॉर्मली पढ़ लेते हैं, लेकिन ये बहुत स्कोप वगैरह जिन्हें किस किस से देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु भार कितना है? परमाणु भार आपको पता है कितना होता है? परमाणु भार m मान लेते हैं, ठीक है। बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना है आपका? 10 और न्यूट्रॉन कितना है आपका? 12। तो परमाणु भार कितना हो गया आपका? 22। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 22।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसे नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किस तत्व के परमाणुक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम या फिर EMU? तो किसी तत्व के परमाणुक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन डी, EMU में। इसके फुल फॉर्म क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो किसी तत्व के परमाणु भार को EMU में व्यक्त किया जाता है। मतलब जैसे कि अपने जो भार लेते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो किलोग्राम में होती है, ग्राम में होती है, लेकिन जो परमाणु की उन्हें नापा जाता है, किसी तत्व का जो नापा जाता है, तो वो आपका EMU में नापा जाता है उसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? निम्नांकित में से 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ आपको। 17 C और 37, समझ गए? इस तरीके से लिखा हुआ है। ऐसे ही आपका 18 AR और 38। चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो है क्या, इसका राइट आंसर पहले करके देखेंगे, उसके बाद मैं बताऊँगा। इसमें पूछा क्या है? इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? देखो आपको ये पता है कि आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या और बराबर परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आपकी, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? आपकी 18 हो जाएगी। प्रोटॉन की संख्या 18 हो गई, न्यूट्रॉन आपके 20 दिए हैं, एटॉमिक नंबर की भी कितना हो गया आपका? 18 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके हिसाब से। ये ऊपर वाला जो होता है इस तरीके से लिखा हुआ है आपका 17 C 37, तो ऊपर वाला आपका परमाणु भार होता है, नीचे वाला आपका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, ये बात इतनी समझ में आ गई। फिर से मैं करके आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो अब हमें निकालना क्या है? जैसे कि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम पहले में से निकालते हैं। परमाणु भार और बराबर परमाणु क्रमांक। देखो आपके पास प्रोटॉन कितना आ गया? 18 आ गया। न्यूट्रॉन कितना आ गया? 20 आ गया। तो इसके हिसाब से चेक कर लेंगे परमाणु भार कौन से सही बन जाएगा। तो परमाणु भार आपका कितना होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन कितना? 20, प्रोटॉन 18, न्यूट्रॉन 20, तो बराबर कितना आ गया? परमाणु भार 38। तो 38 परमाणु भार किस में बनना है आपका? एक ही ऑप्शन बनना है, ऑप्शन नंबर बी, 18 AR 38। ठीक है, ये आपका AR 18 और 38। ठीक है, जो ऊपर लिखा होता है वो आपका परमाणु भार होता है, नीचे लिखा हुआ होता है उसे वो आपका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर होता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं गाइस। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी वर्तमान होते हैं, इस तरीके से होगा। परमाणु, अणु, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अणु। देखो अणु किसी तत्व यौगिक का सूक्ष्मतम कण है, मतलब कि किसी तत्व यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम, मतलब कि सबसे छोटा कण है जिसमें इस पदार्थ, तत्व या यौगिक के सभी गुणों को क्या है? दर्शाता है। अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, जो सबसे छोटा कण बोला जाता है वो आपका किसी तत्व का वो अणु बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तत्व या यौगिक या अणु बोल लो, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है, द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या है। चलो इससे पहले करेंगे फिर आंसर देना। देखो परमाणु क्रमांक आपका कितना दिया है? एटॉमिक नंबर बराबर 17 दिया है। द्रव्यमान संख्या मास बराबर कितना दिया है? 36 दिया है। आपका न्यूक्लियस में जो केंद्रक के अंदर होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसी को न्यूक्लियस बोलते हैं, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। परमाणु भार बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है,
तो आपको पता है परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, आपका प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन की संख्या परमाणु भार आपका 17 है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। ठीक है, अणु भार आपका कितना दिया, 36 दिया। प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई आपकी, 17 हो गई, और प्लस न्यूट्रॉन। तो ये 17 इधर 36 चला जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 19। 36 में से 17 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव और गैसों के लिए भिन्न है? अणुओं की गति, पदार्थ के कण का आकार, पदार्थ का द्रव्यमान, या फिर ऊर्जा विनिमय। ठोस, द्रव और गैसों के लिए भिन्न है, मतलब ये अलग है। आराम से बता सकते हो इसका आंसर। देखो, अणुओं की गति भी होती है, पदार्थ के कण का आकार भी होती है, पदार्थ का द्रव्यमान भी होता है, लेकिन ऊर्जा विनिमय नहीं होता है ठोस, द्रव, गैस में, एक्सचेंज नहीं होती। अब वो मत सोचना कि वो ऊर्ध्वपातन हो जाता है, मतलब ऊष्मा बाष्प बन के उड़ जाती है, वो चीज़ अलग है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी? बहुत इजी क्वेश्चन। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितना होता है आपका 19, और न्यूट्रॉन कितना दिया है 20, तो कितना हो जाएगा 20 39। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब फिर से बता दे रहा हूँ, प्रोटॉन परमाणु भार बराबर क्या होता है, या द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और परमाणु क्रमांक बराबर यानी कि एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। गाइस इसे नोट कर सकते हो, बाकी आपको पता ही होगा इस बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। उद्जन हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या है 1, 2 या 0? तो हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या, थोड़ा सोचकर आंसर देना इसका। ये आपका आरआरबी बेंगलोर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या 1 है। देखो, हाइड्रोजन परमाणु की कुछ चीज़ मैं बता रहा हूँ, हाइड्रोजन के बारे में याद रखना। देखो, हाइड्रोजन क्या है, आज भी कहते हैं कि ये धातु है, लेकिन अगर सही मीनिंग में इसके और आगे हम कंडीशन में थोड़ा सा अपर लेवल में जाएं, तो हाइड्रोजन एक ऐसा है जो ना ही धातु है, ना ही अधातु है, ना ही उपधातु है। इस पर आज भी रिसर्च जारी है। ठीक है, समझ रहे हो, इस पर रिसर्च अब भी चल रही है, कंटिन्यू। इसके बारे में एग्जैक्ट पोजीशन अभी तक नहीं पता लग पाई है, लेकिन जो काउंटिंग होती है वो इसकी धातु में की जाती है। अच्छा, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? एटॉमिक नंबर पूछा जाए हाइड्रोजन का, वो भी 1 है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन संख्या पूछी जाए हाइड्रोजन की, तो याद रखना वो भी 1 है। और हाइड्रोजन की न्यूट्रॉन संख्या पूछी जाए, वो भी आपकी 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी 1, इलेक्ट्रॉन संख्या भी 1, न्यूट्रॉन संख्या भी 1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है 1s2 इस तरीके से होता है। तो निकालेंगे इसमें से 2 में से 1 घटा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर। न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर। एक ही ऑप्शन हो गया क्या? चलो कोई नहीं। न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या न्यूक्लियस में न्यूक्लियानों की संख्या पर? चलो एक ही मान लो, एक कट कर दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर उसका रासायनिक व्यवहार जो होता है वो डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 22। एक तत्व का दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिव क्षय, तत्वांतरण, सहसंयोजक आबंध का निर्माण, या फिर संकरण? ये मैंने क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक तत्व का दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम? तो ऑप्शन ए, रेडियो एक्टिव क्षय कहलाता है। और पता ही आपको रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने 1896 में। क्वेश्चन नंबर 23।
रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है हाइड्रोमीटर से, गाइटर काउंटर से, सिस्मोमीटर से या फिर अमीटर से। देखो हाइड्रोमीटर क्या होता है आपका, जो जल आपका होता है, ये आपका जल से रिलेटेड होता है। सिस्मोमीटर ये आपका भूकंप से, अमीटर जो है वो धारा से होता है। तो एक ही ऑप्शन बचा है आपका ऑप्शन बी, गाइटर काउंटर से। ठीक है, इसे एक नाम से और जाना जाता है गाइटर नहीं है, गाइगर मूलर, इसे गाइगर मूलर भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का कण जो होता है ससूचक होता है, जो उपकरण में नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जनों का पता लगाता है, मतलब जो उत्सर्जन होता है ना उनका पता लगाता है। गाइस ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सारे। ऐसे क्वेश्चन आपको दिखने नहीं मिलते, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको कहाँ मिलते हैं, एग्ज़ाम में मिलते हैं। जब एग्ज़ाम में आते हैं तब पता लगता है ये तो हमने क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं था। अब पढ़ा कैसे होगा जब आपने इस चीज़ में ध्यान नहीं दिया। तो आज के टाइम में गाइस अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो एक ही चीज़ बस लेके चलो, आर या पार कहानी, समझ रहे हो, बिल्कुल एकदम डेडिकेट कंसंट्रेट होके, क्योंकि एग्ज़ाम चीज़ें अब ऐसी हो गई हैं कि कोई भी चीज़ कहीं से पूछ ले पता ही नहीं है। आप नहीं कह सकते कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अणु। किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या है, अणु। मैंने जैसे कि बताया था, किसी पदार्थ, तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकता, उसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, किसी भी पदार्थ का, तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो आपका अणु कहलाता है, और ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो आपका H2O, NaCl, OH, CO3 ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया। पदार्थ का परमाणु मॉडल किसने दिया, तो किसने दिया था, ऑप्शन बी, श्री जॉन डाल्टन ने। कब दिया था, 1766 के आसपास, 1766 1844 इनका वो बोला जाता है, 1766 के आसपास ही दिया होगा। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु जो होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, विभाज्य किसी से नहीं होते, इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा बताया। देखो बहुत सारे, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, ऊपर से चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले जो परमाणु के बारे में बताया वो आपका डाल्टन ने बताया। फिर उसके बाद कौन आ जाता है, आपका रदरफोर्ड आ जाते हैं। रदर जो है परमाणु के बारे में और डिस्क्राइब करते हैं। फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन की खोज होती है, जे थॉमसन आ जाते हैं। फिर नील बोर आते हैं। फिर उसके बाद और भी वैज्ञानिक आ जाते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत होता है। ये क्या बताते हैं, 1 बाई 1 करके जो परमाणु का मॉडल बनाया जाता है ना उसमें सही करते चले जाते हैं। ठीक है, ये होता है। किसी दिन मैं आपको 1 बाई 1 पूरी थ्योरी बताऊंगा कि आखिर था क्या परमाणु मॉडल। क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं, तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाले कण हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसॉन या फिर न्यूट्रॉन। तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाता है, तो आराम से कर सकते हो आंसर, ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है जो तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम शेल में मौजूद रह सकती है, एम शेल में मौजूद रह सकती है। 2, 8, 18, 32। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे देखो 3-4 क्वेश्चन आपको पता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाने के लिए कितनी होती है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 2n² होती है, जहाँ k बराबर 1, k, l बराबर 2, m बराबर 3 और n बराबर 4 होता है। ठीक है, तो किसका पूछा है, m, तो m बराबर कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, तो बराबर 2, n का स्क्वायर 3 3 9, तो 2 नेम 18। तो एम शेल में कितनी मौजूद रहती है, तो ऑप्शन सी, 18। ठीक है, आगे समझ में। इसमें होता क्या है, देखो अलग अलग लेवल होता है। मैं भी इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। जो आपका एम शेल होता है वो क्या, एनर्जी लेवल को बताता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ये आपका यूरेनियम 238 इस तरीके से लिखा हुआ है, आपका यूरेनियम 238 और 92।
में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? तो आराम से बता सकते हो, ऊपर वाला परमाणु भार है, आपका द्रव्यमान है, ठीक है, और ये क्या है आपका नीचे वाला परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अगर 12 है, 92 है, तो आपका प्रोटॉन कितना हो जाएगा? आपका प्रोटॉन भी आपका 92 हो जाएगा। आप पूछा क्या है? प्रोटॉन आपका 92 हो गया, पूछा क्या है? न्यूट्रॉन। तो कोई इस तरीके से करेंगे। परमाणु भार बराबर आपका क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो परमाणु भार आपका कितना है? 238, और प्रोटॉन आपका कितना हो गया बताइए? एटॉमिक नंबर अगर 92 हो गया तो परमाणु भार भी आपका कितना हो जाएगा? वो प्रोटॉन कितना हो जाएगा आपका? 92 हो जाएगा। तो ये 92 हो गया, और प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन बराबर 238 में से 92 जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 8 में से 2 गए तो 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 146। आपको पता है यूनिट डिजिट मेथड जो होता है ना, वो बहुत काम का होता है। जैसे ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी दिमाग में नहीं लाया, मुझे पता था एक ही ऑप्शन मैंने देखे, अलग अलग थे सारे ऑप्शन। मैंने क्या किया, डायरेक्ट 8 में से 2 घटाया तो 6 बच रहा, तो एक ही ऑप्शन बनना था आपका, ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। ये जो है ना संख्या, आप मैथ में जब करते होगे तो ये चीज़ कभी कभी मैथ में बहुत अच्छे काम मतलब आ जाती है। मान लो ये संख्या इस तरीके से होती 5 2 6 4 6, इतनी बड़ी संख्या होती, तो ऐसी जगह पे आप घटाते घूमोगे, टाइम जाएगा आपका। यूनिट डिजिट मेथड जो होता है ना, एक बार लगा दोगे आराम से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्न में से किसकी वेदन क्षमता सबसे उच्च होती है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या फिर एस किरण? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत जगह पूछा गया है। ये आपका एसएससी, सीएपीएफ में, सीआईएसएफ, एएसआई में, दिल्ली पुलिस एसआई में, हर जगह पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गामा किरणें। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, वेदन क्षमता क्या होती है? जो मतलब बिल्कुल एक हिसाब से कहते हैं ना, चीरती हुई जाए किरणें, तो उसी को बोलते हैं वेदन क्षमता। ठीक है, वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गामा किरण की। सबसे कम होती है आपकी अल्फा किरण की। देखो, और एक चीज़ मैंने बताई थी, अल्फा किरण जो होती है क्या होती है? अल्फा कण जो होता है बड़ा होने के कारण कम भेदक होता है, इस वजह से ये मतलब भेद मतलब नहीं कर पाता है, मतलब आगे नहीं जा पाता है। जबकि गामा किरण क्या होती है? विकिरण भेदी किरणें होती हैं, क्योंकि इनका आकार क्या होता है? छोटा होता है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। जब कैथोड 30 क्या बोलता है? लास्ट क्वेश्चन है गाइस अपना। जब कैथोड किरणें उच्च आणविक भार के साथ लक्ष्य से टकराती हैं तो वे क्या उत्सर्जित करती हैं? अल्फा किरण, बीटा और गामा किरण, एक्स किरणें या फिर धनात्मक किरणें? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक्स किरणें, जिसकी खोज किसने की थी? रोंटेजन ने की थी। ठीक है, अच्छा ये जान लेते हैं ये क्या होता है। देखो, जब कैथोड किरणें जो होती हैं वो उच्च आणविक भार और उच्च आणविक भार और उच्च गलनांक, जिनका उच्च गलनांक होता है, जैसे लोहा वगैरह होता है आपका बहुत हाई वाले, उच्च गलनांक वाले ठोस पदार्थ हो, जैसे आपका टंगस्टन हो गया, ठीक है, मॉलिब्डेनम हो गया आदि से जब टकराती हैं तो इससे वेदन क्षमता वाली विकिरणें निकलती हैं, मतलब बहुत सारी किरणें निकलती हैं, जिसे एक्स किरण कहा जाता है। देखो, गामा किरणें अलग हैं, लेकिन इससे क्या होता है? वेदन क्षमता वाली बहुत सारी किरणें निकलती हैं, तो उससे क्या बोलते हैं? एक्स किरणें बोला जाता है। जब कैथोड किरणें उच्च आणविक भार वाले उच्च गलनांक वाले ठोस पदार्थ से टकराती हैं, जैसे कि आपका टंगस्टन हो गया, मॉलिब्डेनम करके हो गया, इससे टकराती हैं तो उच्च वेदन क्षमता वाली क्या होती है? विकिरण उत्पन्न होती है, मतलब कि बहुत सारी किरणें उत्पन्न होती हैं, जिसे एक्स किरणें कहा जाता है। ओके गाइज, चलो गाइज, क्वेश्चन आपके हो गए पूरे। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखो गाइज, ये मैं बस सही बताऊँ आपको, ये सब एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन हैं आपके, जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेंगे। मुझे पता है ये बहुत टफ क्वेश्चन है। अगर 30 में से आप 15 कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, 30 में अगर 10 भी कर रहे हो तो मैं मानता हूँ कि आप अच्छे लेवल के हो, क्योंकि ये मुझे पता है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। इसमें कोई क्वेश्चन आपका ईजी नहीं है, एक दो क्वेश्चन छोड़ के सारे मतलब ऐसे हैं जहाँ पे जो टफ कंडीशन होती है ना,
वो वाले क्वेश्चन है इसमें। इसी वजह से क्या है, जब आप इन क्वेश्चन की आपकी आदत बन जाएगी ना, तो आपकी साइंस बहुत इजी हो जाएगी। और साइंस वाला क्वेश्चन देखो आपके, अगर आपने फॉर्म डाला होगा एनटीपीसी में, सबने डाला होगा फॉर्म, ठीक है, एनटीपीसी में आपको पता है साइंस आना ही आना है। ग्रुप डी में आपने फॉर्म डाला होगा, इसमें साइंस आना ही आना है, ठीक है, सब में साइंस आएगी। तो साइंस इस वजह से अच्छे से पढ़ लो। बाकी देखो अपने जो पॉलिटी होता है, केमिस्ट्री पॉलिटी हो गया, फिजिक्स हो गया, मतलब पॉलिटी हो, जी और हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी ज्योग्राफी हो गया, ये आपका जो सुबह वाली जीए जीके की क्लास चलती है ना, उसमें कर लेते हैं। इसी वजह से मैं अभी जो है पॉलिटी और आपका भूगोल हो गया, हिस्ट्री हो गया, इसके वीडियो नहीं ला रहा हूँ। जैसी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ओके गाइस, बाय बाय एवरीवन।